Good morning everyone. Good morning all. Welcome to in our Ayurveda HD चैनल. तो आज हम देखेंगे क्रिया शरीर का लास्ट टॉपिक दैट इज कोष्ठ. ओके, कोष्ठ. क्रिया शरीर का लास्ट टॉपिक. ओके, कोष्ठ मीन्स कुछ स्पेशल प्लेसेस. ओके, जहाँ पे अन्न का यहाँ पे अन्न जाता है. ठीक है, ओके ना. ठीक है, तो हम देखेंगे. सो कोष्ठ हम देखेंगे व्युत्पत्ति, व्याख्या, प्रकार, प्रकार वर्णन, कोष्ठ ज्ञान, महत्व. बस इतने पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में कवर करने के और हमारा कोष्ठ चैप्टर कंप्लीट. मतलब क्रियाशील पेपर 1 का लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होने का मतलब हमारा आज से क्रियाशील पेपर 1 के सारे टॉपिक्स कवर हो गए, हो जाएंगे. ठीक है, इस लेक्चर के बाद से. ओके, तो आपको मेरे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि कोष्ठ की व्युत्पत्ति क्या है. ओके, कोष्ठ की व्युत्पत्ति क्या है. कोष्ठ की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सी धातु से हुई है. तो देखो, कोष्ठ शब्द कोष्ठ धातु से बना है. जो कोष्ठ शब्द है वो कोष्ठ धातु से बना है. ओके, कोष्ठ का अर्थ क्या होता है. आवरण, स्थान, घर, आशय. कोष्ठ का अर्थ क्या होता है. एक तो आशय, या तो आवरण, या तो स्थान, या तो आशय. ओके, शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों के समूह को कोष्ठ कहा जाता है. जो शरीर के कुछ मध्य भाग में कुछ ऐसे स्थित अंग होते हैं जहाँ पर एक स्पेशल प्लेसेस बोल सकते हैं आप, स्पेशल प्लेसेस करके आप बोल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कोष्ठ. ओके, ये हो गया हमारे कोष्ठ की व्युत्पत्ति. अब कोष्ठ की व्याख्या क्या है. कोष्ठ की उत्पत्ति क्या थी, कौन से शब्द से हुई थी. कोष्ठ धातु से कोष्ठ शब्द की उत्पत्ति हुई थी. बाद में और क्या लिखने का, कोष्ठ शब्द का अर्थ क्या है. ओके, इसमें मैंने इसका श्लोक दिया नहीं है. अगर पॉसिबल है तो मैं इस व्युत्पत्ति का श्लोक भी डाल दूंगा नोट्स के साथ. ओके, तो श्लोक नहीं भी लिखे तो चलेगा. कोष्ठ व्युत्पत्ति में आपको ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा. ओके, ठीक है. अब कोष्ठ की व्याख्या मतलब परिभाषा क्या है. कोष्ठ की व्याख्या और मतलब परिभाषा क्या है. ओके, तो देखो श्लोक यहाँ पे एक स्थाननम अग्नि पक्वानम मूत्रस्य उदरस्य च उदंडिका फुफ्फुश्च कोष्ठ इत्यादि. ये आपको जो कोष्ठ है सेकंड चैप्टर रचना शरीर का पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है, वहां पर आपको इस श्लोक आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, वही श्लोक यहाँ पे है. कोष्ठ की व्याख्या का श्लोक, वही कोष्ठ की व्याख्या का श्लोक आपको यहाँ पे लेने का है कोष्ठ में. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, हृदय, कुंजक और फुफ्फुस, ये सबको क्या कहा जाता है, कोष्ठ कहा गया है. ओके, इस श्लोक के अनुसार इन सभी को क्या कहा गया है, कोष्ठ कहा गया. मतलब एक आशय, एक स्थान, एक घर कहा गया है इन सभी ऑर्गन्स. अब ऑर्गन से हम इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, बोलते वक्त. ठीक है ना. अब हमने क्या देखा अभी तक, कोष्ठ की उत्पत्ति, कोष्ठ की व्याख्या. ओके, देखो कोष्ठ बहुत छोटा टॉपिक है. ओके, बस. ओके, आपको क्योंकि कोष्ठ आपको प्रैक्टिकल का टॉपिक है, इसलिए कोष्ठ को थ्योरी में बहुत मतलब बहुत छोटे इसमें डिस्क्राइब किया गया कोष्ठ को थ्योरी में. अगर आप प्रैक्टिकल जब पढ़ोगे, प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल में आपको एक सिंपल सिंपल वे में आपको डिस्क्राइब करके दिया गया होगा. आपको कोष्ठ के प्रैक्टिकल या तो आपको पढ़ाया होगा या तो पढ़ाया जाएगा आपको भी. ठीक है, सो कोस्ट का प्रैक्टिकल मेन यहाँ पे. ठीक है, कोस्ट ये जो कोस्ट चैप्टर है ये उतना ज्यादा मेन नहीं है. यहाँ से अगर पूछता है तो एक आधी ऐसे क्यों पूछेगा, वरना कोस्ट का प्रैक्टिकल तो कंपल्सरी आता ही है वाइवा के वक्त, कोस्ट का प्रैक्टिकल. ओके, क्रियाशील के प्रैक्टिकल एग्जाम में. ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्ट का, और अग्नि का भी सेम. लेकिन अग्नि का थ्योरी भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अग्नि के ऊपर ऐसे के भी पूछा जा सकता है. वहाँ पे चांसेस बहुत है अग्नि की इसमें, लेकिन कोस्ट इसमें चांसेस बहुत कम है कि इसके ऊपर ऐसे क्यों पूछेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है. सो व्याख्या हो गई हमें कोष्ठ के प्रकार चरक के अनुसार. अब चरक ने कोष्ठ के प्रकार क्या बताए हैं. ठीक है, अब देखो चरक ने कोष्ठ में एक उन्होंने कोष्ठ में एक रोग स्थिति माना गया है. रोगों को स्थिति करना ये चरक ने माना है. तो त्रयो रोगा मार्ग शाखा मर्मास्थि संधि कोष्ठश्च. मतलब रोगों के 3 प्रकार होते हैं, शाखा, मर्मास्थि संधि और कोष्ठ. ठीक है, ये चरक के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कोष्ठ में बहुत से रोगों को स्थित ऐसा माना गया है, इसलिए उन्होंने रोगों के ही 3 प्रकार बताए हैं चरक ने, कोष्ठ के नहीं. फिर बाद में आचार्य वाग्भट के अनुसार, आचार्य वाग्भट ने फिर कोष्ठ के 3 प्रकार बताए. ये मीन. ओके, दैट इज कोष्ठ कुरु मृदु मध्यो मध्य सैते समय रिपी. ये कौन से अष्टांग सूत्र स्थान 1/8 का ये श्लोक. मतलब आपका कौन सा पहला चैप्टर है,
मंगलाचरण का जो चैप्टर है वहाँ पे आपको ये श्लोक देखने को मिलेगा। ओके, कोष्ठ के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। ओके, तो हमने क्या देखा? प्रकार देखा। प्रकार भी हमने किस प्रकार से देखा? डेट इज चरक के अनुसार, वो भी चरक नहीं, रोगों के 3 प्रकार होते हैं, कोष्ठ के नहीं। ओके, फिर भट्ट ने 3 कोष्ठ के प्रकार होते हैं, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। अब हम देखेंगे एक एक करके, हम कोष्ठ पढ़ेंगे, मृदु कोष्ठ पढ़ेंगे, क्रूर कोष्ठ पढ़ेंगे और मध्यम कोष्ठ पढ़ेंगे। ओके, ठीक है ना? तो देखो, मृदु कोष्ठ का श्लोक क्या बोलते हैं? उदीर्ण पित्त दाह अल्प कफा ग्रहणी मध्यम आरुता मृदु कोष्ठ तस्मात् स सुविच्य स्मृत। मतलब पित्त दोष की अधिकता से मृदु कोष्ठ होता है। मृदु कोष्ठ व्यक्ति में सरगुण युक्त पित्त का प्राबल्य होता है। जो मृदु कोष्ठ की व्यक्ति होती है उसमें सरगुण अधिक होता है। ओके, और ये किससे होता है? अगर किसी व्यक्ति में पित्त दोष ज्यादा है तो समझना कि उसका कोष्ठ मृदु कोष्ठ है। ओके, मल प्रवृत्ति अत्यंत सहजता से तथा शिथिल एवं प्रभुत्व मात्रा में हो जाती है। ठीक है, सो ये है हमारा मृदु कोष्ठ। श्लोक के साथ आपको इसमें एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, फिर देखेंगे हम मृदु कोष्ठ के बाद क्रूर कोष्ठ, दैट इज बहुवाद श्लेष्म क्रूर दुर्विरेच्य। ओके, क्या बोल रहे हैं? वाद दोष की अधिकता से होता है ये। किसके? अब देखो बहुवाद बोला है तो वाद दोष की अधिकता से होगा ना, कॉमन कॉमन पॉइंट, कॉमन हमें समझ में आ रहा है। ओके, सो वाद के रुक्ष गुण के कारण अतः कोष्ठ पित्त के सर इस कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वाद का जो वृक्ष गुण है वो पित्त दोष के सरगुण के जो कार्य है उसमें क्या उत्पन्न करता है? अड़चन उत्पन्न करता है, अड़चन निर्माण करता है। ओके, कोष्ठ स्थान पर कफ दोष योगवाही होकर कार्य करता है। क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में सामान्यतः मल विष्ठंभ देखने को मिलता है। कुछ व्यक्तियों में मल विष्ठंभ मतलब कि उनके मल प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति, जिसमें उसमें वात दोष की अधिकता हो रही है। ओके, फिर मध्यम कोष्ठ की हम बात करें, समदोष मध्यम साधारण इति। ओके, अगर हम बात करें तो समदोष के कारण मध्यम कोष्ठ में क्या है कि समदोष के कारण तथा कफ दोष की अधिकता से, इसमें कफ दोष की अधिकता से ओके कारण मध्यम कोष्ठ होता है। इसमें व्यक्ति में आंतरिक की पूर्व गति सामान्य होती है। मल प्रवृत्ति नियमित प्राकृत तथा बांधे हुए स्वरूप की होती है। इनमें जो मल की प्रवृत्ति होती है बांधी हुई होती है। ओके, मतलब मल एक जगह जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, बंधा हुआ जाता है एकदम। ओके, और मल प्रवृत्ति नियमित प्राकृत तथा बांधे हुए स्वरूप की होती है। मध्यम कोष में व्यक्ति केवल 5 दिन स्नेहपान करने से उत्तम भारतीय स्नेह हो जाता है। अगर मध्यम कोष वाला व्यक्ति स्नेहपान मतलब स्नेहपान एक प्रकार की ट्रीटमेंट है, ठीक है, आयुर्वेद में। वो अगर आपने 5 दिन प्रॉपरली किया तो आपका जो मल प्रवृत्ति, मल इकट्ठा होना, वो प्रॉब्लम वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। ओके, ये था हमारा मध्यम कोष्ठ के बारे में, जो कफ दस्त के कारण हो रही थी। 3 क्वेश्चन पढ़ा, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ। मृदु कोष्ठ पित्त दोष की अधिकता से कारण, क्रूर कोष्ठ वात दोष की अधिकता से कारण, और मध्यम कोष्ठ कफ दोष की अधिकता से कारण। ओके, सबके श्लोक इंपॉर्टेंट है, रीड और लर्न करना कंपल्सरी है। ओके, सबने क्या लिखा भाई? प्रकार। प्रकार का वर्णन देख लिया हमने। सो हमारा लास्ट पॉइंट है इस कोष्ठ चैप्टर का, दैट इज कोष्ठ ज्ञान महत्व। ठीक है, देखो कोष्ठ चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत बहुत छोटा है। टेक्स्ट बुक में भी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी छोटा है। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब किया नहीं क्योंकि छोटा चैप्टर है, क्योंकि इसको आपको जब आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे या आपको प्रैक्टिकल सिखाया होगा तो आपको डिटेल में पढ़ाया होगा कोर्स का प्रैक्टिकल के वक्त या तो आपको पढ़ाएंगे, जिनको पढ़ाया नहीं है उनको आगे चल के कोर्स का प्रैक्टिकल डिटेल में पढ़ाने वाले। तो आप बस एक शॉर्टेस्ट वे में एक एसएक्यू टाइप में याद रखो कोस्ट को। ठीक है, एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब देखेंगे हम कोस्ट ज्ञान का महत्व कि कोस्ट के क्या क्या महत्व हो सकते हैं। पहला पॉइंट अगर हम बात करें कोष्ठ ज्ञान के महत्व में, सो विरेचन कर्म करते समय व्यक्ति का कोष्ठ का स्वभाव कैसा होता है यह मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट कोष्ठ ज्ञान का महत्व में, कोष्ठ के बारे में क्या ध्यान देना चाहिए कोष्ठ के बारे में। पहले ये बात ध्यान देना चाहिए कि जो विरेचन कर्म करते हैं, जब हम विरेचन कर्म करते हैं तो उस व्यक्ति का कोष्ठ का स्वभाव कैसा होना चाहिए हमें पता रहना चाहिए पहले से। ठीक है, जैसे कि मृदु कोष्ठ होने पर विरेचन द्रव्य का प्रयोग क्या बोल रहे हैं, बहुत कम करना पड़ता है। जो मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति होती है, जिन अगर विरेचन करते समय उस व्यक्ति का कोष्ठ मृदु रहा तो जो विरेचन द्रव्य का प्रयोग है वो हमें बहुत कम करना चाहिए। ठीक है,
मध्यम कोष्ठ होने पर विरेचन द्रव्य प्रयोग एक मध्यम मात्रा में, एक प्रॉपर मीडियम अमाउंट में करना चाहिए, ठीक है। और क्रूर कोष्ठ होने पर तीव्र विरेचक होने के कारण विरेचन द्रव्य का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये क्यों करना चाहिए आपको प्रैक्टिकल के बाद बढ़ाया जाएगा डिटेल में, ओके। प्रैक्टिकल अच्छे से ध्यान देना, जब कोर्स के प्रैक्टिकल पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान देना और समझना, तभी आपको कोर्स समझ जाएगा। फिलहाल आप ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू सभी कोर्स को याद रखो, और जिनको पढ़ाया जा चुका है वो तो उनको समझ गए वो कोर्स, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। पहली बात जो हमें कोष्ठ के बारे में जाननी थी कि विरेचन कर्म करते समय हमें उस व्यक्ति का कोष्ठ जानने की आवश्यकता होती है। अगर मृदु है तो द्रव्य का प्रयोग कम, बहुत कम, और क्रूर है तो मध्यम है तो मध्यम अमाउंट में, और क्रूर है तो अधिक अमाउंट में हमें उस विरेचन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर, ओके। दूसरी बात में क्या ध्यान रखना चाहिए कि स्नेहन कर्म करते समय व्यक्ति के कोष्ठ के अनुसार स्नेहपान कितने दिन तक देना चाहिए, ये भी हमें पता रहना चाहिए, ओके। जैसे कि जब मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को अगर हमने 3 दिन तक स्नेहपान दिया तो उसका कोष्ठ प्रॉपर एक नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। और मध्यम कोष्ठ वाले व्यक्ति को 5 दिन, और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को 7 दिन, ठीक है। 3, 5 और 7 याद रखना, ये नंबर याद रखना, ओके। क्योंकि इससे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी आपको इससे पूछा जा सकता है कोष्ठ से, ठीक है। फिर तीसरी बात में क्या जानने का है कि सार्वजनिक व्याधि की चिकित्सा करते समय औषध की मात्रा निर्धारण के लिए कोष्ठ की प्रकृति का निश्चय करना आवश्यक होता है, ठीक है। क्या बोल रहे कि अगर ज्यादा व्याधि है उस कोष्ठ में तो चिकित्सा करते वक्त औषध की मात्रा हमें निर्धारित कर लेना चाहिए, और कोष्ठ की प्रकृति का भी हमें निश्चय करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर, उसी व्यक्ति का जल्द से जल्द। अगर सर्वाधिक व्याधि है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसके कोष्ठ में व्याधि बंद हो रही है तो उसे चिकित्सा करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस जो औषध देते वक्त उसकी मात्रा निर्धारित कर लेना चाहिए पहले ही, और उस व्यक्ति का कोष्ठ कैसा होगा वो भी हमें निश्चय करना चाहिए पहले से ही, ओके। सो ये था हमारा कोर्स चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको नोट्स आपको स्क्रीन की साइड में दिख रहे हैं इससे वो, और उसी फॉर्म में उसी पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखने का है। आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। पोस्ट ऐसे कि में ही पूछेगा तो पूछेगा, वरना एमसीक्यू में 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं पोस्ट के ऊपर, ओके। सो हमारा पोस्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एक सिंपल और शॉर्टेस्ट वे में, ठीक है। बाकी पोस्ट का प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में जो आपको जैसा पढ़ाया जाएगा आपको वैसे ही आपको प्रैक्टिकल में लिखना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, ओके। सो कोर्स चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब क्रियाशील पेपर 1 के सारे टॉपिक्स हमारे चैनल में हो चुके हैं आज से, ठीक है। सो आपको सारे क्रियाशील पेपर 1 के सारे टॉपिक्स आपको आयुर्वेदा रेड्डी चैनल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबकी प्ले लिस्ट भी बना चुका हूँ मैंने, आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। पोस्ट चैप्टर बहुत ईजी था, आपको बस इसकी व्युत्पत्ति व्याख्या प्रकार का वर्णन और उसका महत्व, बस इतने पॉइंट्स आपको लिखने आने चाहिए अगर क्वेश्चन आया तो, वरना ये तो प्रैक्टिकल में ही पार्ट है पोस्ट, ओके। ज़्यादातर इसको प्रैक्टिकल में ही पूछा गया है, ओके। चीज़ें सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स लेक्चर्स, हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, सॉरी सॉरी आयुर्वेदा रिलेटिव, ओके। ठीक है, ये भी आयुर्वेदा रिलेटिव। और व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसका नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और टेलीग्राम का से BAMS सो यूट्यूब में मैं फिलहाल डेली लेक्चर चाहता हूँ, फिलहाल वीकली आ रहे हैं। तो आपको क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, मुझे बताने का कि मैं एकदम सिंपल वे में ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
इंस्टा में लेक्चर से अपडेट्स आते हैं, फिलहाल नहीं आ रहे, लेकिन 1 अक्टूबर से आने लगेंगे। व्हाट्सएप में डेली रीडिंग का लेक्चर साथ में नोट्स, और सेम टेलीग्राम में डेली रीडिंग का लेक्चर साथ में नोट्स डालते रहता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।